हेलो बच्चों, एसपीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज का अपना टॉपिक है मानव में युग्मक जनन या फिर गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। देखो, इससे पहली जो क्लास थी उसके अंदर आपने पढ़ा था मानव के अंदर जनन तंत्र, जिसमें दो भाग थे। एक था नर जनन तंत्र और दूसरा था मादा जनन तंत्र। चैप्टर के शुरू में जो लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं थी उसके अंदर कुछ बिंदु बताए थे, जिसके अंदर पहला बिंदु था वहाँ पे युग्मक जनन। पहला बिंदु कौन सा था? युग्मक जनन। और युग्मक जनन किसे कहते हैं कि जो नर के अंदर जो प्राथमिक जननांग होते हैं, प्राथमिक जननांगों के अंदर आपको बताया था वृषण और अंडाशय। प्राथमिक जो जननांग होते हैं इनके द्वारा यहाँ पर युग्मकों के निर्माण की क्रिया, युग्मकों के निर्माण की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या बोलते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। देखो, युग्मक कौन से होंगे? आपको ये बताया था वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो मानव के अंदर यहाँ पर जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं या फिर जो जनन अंग होते हैं उनके अंदर युग्मक या शुक्राणु व अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को क्या कहेंगे? युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन यहाँ पर लैंगिक जनन की प्रथम घटना होती है। लैंगिक जनन की प्रथम घटना होगी। यहाँ पर लैंगिक जनन के अंदर सबसे पहले विकसित होने वाली जो कोशिकाएं होती है वो कौन सी होती है? युग्मक होते हैं। और युग्मकों के निर्माण की क्रिया को क्या कह रहे हैं? युग्मक जनन कहते हैं। देखो, युग्मक जनन की जो क्रिया है इसे दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक आता है यहाँ पे शुक्र जनन और दूसरा आता है यहाँ पे अंड जनन। दो कैटेगरिया है, एक आती है इसमें शुक्र जनन और दूसरी आती है इसमें अंड जनन। देखो, शुक्र जनन का मतलब क्या होता है कि वृषण के अंदर शुक्राणुओं के निर्माण, वृषण के अंदर शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को, शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहेंगे? शुक्र जनन कहते हैं। जबकि अंड जनन का मतलब होगा कि जो अंडाशय है, अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया को क्या कहेंगे? अंड जनन कहते हैं। तो यहाँ पर युग्मक जनन को दो कैटेगरियों में बांटा गया है। एक आता है शुक्र जनन और दूसरा आता है इसमें अंड जनन। शुक्र जनन की जो क्रिया होती है, नर के जो वृषण होते हैं उनके अंदर शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होगी उसे शुक्र जनन के नाम से जाना जाता है। अंड जनन का मतलब होता है कि मादा का जो अंडाशय होता है उसके अंदर अंडाणु निर्माण की जो क्रिया होगी उस क्रिया को अंड जनन कहते हैं। इसके बाद में देखना, यहाँ पे विस्तार से पढ़ते हैं कि शुक्र जनन किसे कहते हैं। देखो, युग्मक जनन की जो क्रिया है इसी के अंदर नंबर एक आता है शुक्र जनन। कि शुक्र जनन की जो क्रिया है ये किस प्रकार से संपन्न होती है। देखो, शुक्र जनन की जो क्रिया है पहली चीज कहाँ पे संपन्न होती है? वृषण के अंदर संपन्न होती है। शुक्र जनन की क्रिया दो चरणों के अंदर संपन्न होगी। एक आती है यहाँ पर शुक्र पूर्वी का निर्माण, शुक्र पूर्वी का निर्माण या फिर शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। देखो, दो चरण आते हैं। पहला आता है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण और दूसरा आता है इसमें शुक्र कायांतरण। दो चरण है, पहला है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण और दूसरा है इसमें शुक्र कायांतरण। शुक्राणु पूर्वी का मतलब होगा कि यहाँ पर जो नर जर्म कोशिकाएं होती है या फिर स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा यहाँ पर एक गतिशील शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को
अगतिशील शुक्राणु का जो निर्माण होता है उस क्रिया को क्या कहेंगे, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण कहते हैं। और शुक्र कायांतरण का मतलब होता है अगतिशील जो शुक्राणु होते हैं उनसे गतिशील शुक्राणु का निर्माण होना शुक्र कायांतरण कहलाता है। देखो, अगतिशील जो शुक्राणु होते हैं उनके द्वारा गतिशील शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को शुक्र कायांतरण के नाम से जाना जाता है। देखो, दो चरण आते हैं। पहला है इसमें शुक्राणु पूर्वी का निर्माण और दूसरा आता है इसके अंदर शुक्र कायांतरण। अब देखना, जो शुक्राणु पूर्वी का निर्माण है इसके अंदर भी 3 प्रावस्थाएं आती है। पहली आती है इसमें गुणन प्रावस्था, दूसरी आती है वृद्धि प्रावस्था और तीसरी आती है परिपक्वन प्रावस्था। शुक्राणु पूर्वी का जो निर्माण है ये 3 प्रावस्थाओं में संपन्न होता है, गुणन, दूसरी वृद्धि और तीसरी परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था के अंदर क्या होगा कि जो स्पर्मेटोगोनिया कोशिका होती है या फिर नर जरम कोशिका, इस कोशिका में निरंतर यहाँ पर समसूत्री विभाजन की क्रिया संपन्न होती है। किसकी क्रिया संपन्न होगी? समसूत्री विभाजन की क्रिया संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं होती है इनकी संख्या में वृद्धि होती है। देखो, सबसे पहले जो गुणन प्रावस्था है, इस प्रावस्था के अंदर क्या हो रहा है कि जो नरजरम कोशिकाएं होती है इन कोशिकाओं के अंदर यहाँ पर समसूत्री या फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो भी कोशिकाएं होती है, अधिकांश कोशिकाएं यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण करती है। कुछ एक कोशिकाएं यहाँ पर वापस शुक्र जनन कोशिकाओं के रूप में कार्य करती है। तो ये जो कोशिकाओं की संख्या के अंदर वृद्धि हो रही है उस चरण को क्या कहेंगे? गुणन प्रावस्था कहते हैं। सेकंड आता है यहाँ पे वृद्धि प्रावस्था। इस प्रावस्था के अंदर क्या होगा कि जो कोशिका स्पर्मेटोगोनिया कोशिका है ये अपने आकार में वृद्धि करती है। आकार के अंदर क्या करती है? वृद्धि करती है। उस प्रावस्था को क्या कहेंगे? वृद्धि प्रावस्था। तीसरी आती है इसमें परिपक्वन प्रावस्था। इस प्रावस्था के अंदर यहाँ पर मियोसिस विभाजन होता है या फिर अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया संपन्न होती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार से संपन्न होता है। एक आता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है और दूसरा आता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब देखना, यहाँ पे जो कोशिका है ये किस प्रकार की है? यहाँ पे द्विगुणित अवस्था के अंदर है। ये जो द्विगुणित कोशिका है इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होने से यहाँ पर 2 कोशिकाएं बनती है और दोनों कोशिकाओं के अंदर अगुणित गुणसूत्र या फिर आधे आधे गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। कौन से विभाजन के फलस्वरूप हो रहा है? मियोसिस प्रथम के फलस्वरूप। इसके पश्चात यहाँ पर वापस जो कोशिकाएं बन रही है इनके अंदर मियोसिस सेकंड विभाजन होता है और वापस यहाँ पे कितनी कोशिकाएं बनेगी? 2 से 4 कोशिकाएं बन रही है। ये 2 से जो 4 कोशिकाएं बन रही है इन कोशिकाओं को क्या कहेंगे? यहाँ पे शुक्राणु पूर्वी कोशिका कहते हैं। देखो, अर्धसूत्री जो विभाजन होता है यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के फलस्वरूप कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो रही है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन सेकंड ये किसके समान होगा? यहाँ पर समसूत्री विभाजन के समान होता है, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से बनने वाली जो कोशिका होती है उसके अंदर जितने गुणसूत्र होते हैं उतने ही गुणसूत्र यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के पश्चात कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होते हैं।
अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होने के पश्चात यहाँ पर जो कोशिकाएं बनती है उन कोशिकाओं को यहाँ पर शुक्राणु पूर्वी कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो 3 चरण है। पहला कौन सा हो गया यहाँ पे, ये वाला तो हो गया आपका गुणन परावस्था। बीच वाली जो अवस्था है ये हो गई आपकी वृद्धि परावस्था, और अंतिम जहाँ पे ये शुक्राणु पूर्वी कोशिका का निर्माण हो रहा है वो कौन सी हो गई आपकी परिपक्वन परावस्था। अब देखो शुक्राणु पूर्वी कोशिका के बारे में आपको बताया था, ये कोशिका अगतिशील होती है। दूसरा इसके अंदर प्रकार बताया था आपको शुक्र कायांतरण। शुक्र कायांतरण का मतलब होता है कि जो अगतिशील शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं होती है इनके द्वारा यहाँ पर गतिशील शुक्राणु के निर्माण की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहेंगे, यहाँ पर शुक्र कायांतरण कहते हैं। देखो शुक्राणु पूर्वी कोशिका है, इनके द्वारा यहाँ पर शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहेंगे, शुक्र कायांतरण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर नर के अंदर शुक्र जनन की क्रिया संपन्न होती है। दोबारा देखना, शुक्र जनन किसे कहते हैं कि जो वर्षण है, वर्षण में शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को क्या कहेंगे, शुक्र जनन कहते हैं। 2 चरणों के अंदर संपन्न होती है शुक्र जनन की क्रिया। एक है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण और दूसरा आता है शुक्र कायांतरण। शुक्राणु पूर्वी का जो निर्माण है ये 3 अवस्थाओं के अंदर संपन्न होता है। पहली आती है आपकी गुणन परावस्था, दूसरी वृद्धि परावस्था और तीसरी आती है इसमें परिपक्वन परावस्था। गुणन परावस्था के अंदर यहाँ पे कोशिका कैसी है, द्विगुणित कोशिका। कोशिका का नाम है नरजरम कोशिकाएं या फिर आप इन्हें शुक्र जनन कोशिकाओं के नाम से भी जाना जा सकता है। इन कोशिकाओं के अंदर लगातार अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप इनकी संख्या के अंदर वृद्धि होती है। संख्या में वृद्धि होगी, उसके पश्चात बनने वाली जो कोशिकाएं होती है उन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया की अधिकांश कोशिकाएं शुक्राणुओं के निर्माण में भाग लेती है और कुछ कोशिकाएं पुनः शुक्र जनन कोशिकाओं के रूप में या शुक्र जनन कोशिकाओं के रूप में कार्य करती है। इसके पश्चात सेकंड आती है इसमें वृद्धि परावस्था। वृद्धि परावस्था के अंदर जो स्पर्मेटोगोनियल कोशिकाएं होती है ये अपने आकार के अंदर वृद्धि करती है। इस परावस्था में किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है, आकार में वृद्धि करेगी। इसके पश्चात यहाँ पर तीसरी परावस्था आती है परिपक्वन परावस्था। परिपक्वन परावस्था के अंदर यहाँ पर जो कोशिका थी प्राथमिक स्पर्मेटोगोनियल कोशिकाएं, इन कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट संपन्न होता है जिससे 2 अगुणित कोशिकाएं बनती है। इन अगुणित कोशिकाओं के अंदर पुनः अर्धसूत्री विभाजन सेकंड संपन्न होता है जिससे 4 यहाँ पर शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं बनती है। शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं बन गई, किसका निर्माण हो गया, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। इसके बाद में सेकंड स्टेप आती है इसमें शुक्र कायांतरण। शुक्र कायांतरण का मतलब है कि शुक्राणु पूर्वी कोशिका से शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहेंगे, शुक्र कायांतरण कहते हैं। अब देखना यहाँ पे जो शुक्र कायांतरण की क्रिया है, इस क्रिया के अंदर अगतिशील शुक्राणुओं से गतिशील शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से मानव में शुक्र जनन की क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद में आता है यहाँ पे शुक्र जनन की जो क्रिया होती है उसका नियंत्रण। शुक्र जनन की जो क्रिया है इसका नियंत्रण। देखो शुक्र जनन की क्रिया का नियंत्रण, देखो इस क्रिया का जो नियंत्रण होता है ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा स्रावित GnRH हार्मोन के द्वारा
होता है। इस हार्मोन का पूरा नाम है यहाँ पे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देखो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, इसके द्वारा GnRH हार्मोन का स्रावण किया जाता है। नाम क्या है पूरा इसका? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है यहाँ पर पीयूष ग्रंथि को LH व FSH हार्मोन के स्रावण के लिए क्या कर रहा है? प्रेरित करता है। देखो जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये तो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? GnRH हार्मोन। ये हार्मोन यहाँ पे पीयूष ग्रंथि को LH हार्मोन व FSH हार्मोन के स्रावण के लिए प्रेरित करती है। देखो LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो पीयूष ग्रंथि के द्वारा यहाँ पर दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो हो गया LH और दूसरा कौन सा हो गया? FSH। देखो LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यहाँ पे ये जो हार्मोन है ये लेडिंग या फिर जो अंतराली कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं को यहाँ पर नर हार्मोन, अभी वहाँ पे वर्षण की जो संरचना थी उसके अंदर आपको बताया था नर हार्मोन कौन सा था? एंड्रोजन या फिर जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का यहाँ पर स्रावण करती है, और ये हार्मोन यहाँ पर नर के अंदर गौण लैंगिक लक्षणों का और साथ में शुक्राणु निर्माण की क्रिया को क्या करता है? प्रेरित करता है। देखो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है LH, जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कार्य क्या कर रहा है? लेडिंग कोशिकाओं या फिर जो अंतराली कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं को नर हार्मोन कौन सा बताया था? एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण के लिए प्रेरित कर रही है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर नर में गौण लैंगिक लक्षण और शुक्राणु का जो निर्माण है उसकी क्रिया को नियंत्रित किया जाता है या फिर प्रेरित किया जाता है। सेकंड आता है यहाँ पे FSH या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती है, सर्टोली कोशिकाएं इनको क्या करती है? कंट्रोल करने का कार्य करती है या फिर इनके ऊपर नियंत्रण करने का कार्य करती है। देखो शुक्र जनन की जो क्रिया का नियंत्रण है ये यहाँ पर किसके द्वारा हो रहा है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। हाइपोथैलेमस के द्वारा GnRH हार्मोन का स्रावण हो रहा है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन यहाँ पर पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है। पीयूष ग्रंथि यहाँ पर दो हार्मोन स्रावित करती है, एक LH है और दूसरा FSH। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये लेडिंग या फिर अंतराली कोशिकाओं को नर हार्मोन या फिर एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन के लिए प्रेरित करती है। ये जो हार्मोन है नर के अंदर गौण लैंगिक लक्षण और जो शुक्राणु निर्माण की क्रिया है उसको प्रेरित करता है। सेकंड आता है इसमें FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये सर्टोली कोशिकाओं के ऊपर नियंत्रण करने का कार्य करता है। इस प्रकार से जो शुक्र जनन की क्रिया है उसका क्या होता है? हार्मोन के द्वारा नियंत्रण होता है। इसके बाद में यहाँ पे टॉपिक आता है शुक्राणु की संरचना। देखो आगे टॉपिक है यहाँ पे शुक्राणु की संरचना। देखो शुक्राणु
नर में जो शुक्राणु होते हैं ये छोटे, इसके अलावा गतिशील व चमचाकार या चम्मच के आकार के होते हैं। देखो, नर के अंदर जो शुक्राणु होते हैं छोटे होते हैं, गतिशील होते हैं, वह चम्मच के आकार के होते हैं। यहाँ पर जो शुक्राणु होते हैं इसके 3 भाग है। एक आता है सिर, एक आती है गिरवा और एक आती है पूंछ। शुक्राणु के 3 भाग है, एक है सिर, एक है गिरवा और एक है पूंछ। सिर को वापस 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो आता है एक्रोसोम और दूसरा आता है इसमें केंद्रक। सिर को 2 भागों में बांटा गया है, एक है एक्रोसोम और दूसरा आता है इसमें केंद्रक। पूंछ वाला जो भाग है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आता है मध्य खंड और एक आता है अंतस्थ खंड या अंतिम खंड। देखो, यहाँ पर जो शुक्राणु की संरचना है, यहाँ पर शुक्राणु छोटे होते हैं, गतिशील व चम्मच के आकार के होते हैं। संरचना के 3 भाग है, सिर, गिरवा व पूंछ। सिर, इसके 2 भाग है, एक तो हो गया एक्रोसोम और दूसरा हो गया केंद्रक। इसी प्रकार से पूंछ के भी 2 भाग है, एक हो गया मध्य खंड और एक हो गया अंतस्थ खंड या फिर अंतिम खंड। अब देखो, यहाँ पर सिर की बात करते हैं। जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों में सिर की जो संरचना है, शुक्राणु के सिर की संरचना, ये क्या हो सकती है, यहाँ पर संरचना में भिन्नता हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है स्तनधारियों के अंदर सभी जो सदस्य हैं उनके अंदर शुक्राणु के सिर की संरचना समान हो, लेकिन क्रियात्मक रूप से ये यहाँ पर समान होगा। सिर संरचना तो क्या है, यहाँ पे भिन्न हो सकती है, लेकिन क्रियात्मक रूप से सभी स्तनधारियों के अंदर जो सिर वाला भाग है वो क्या रहेगा, यहाँ पे समान होता। इसके बाद में देखना 2 भाग है, एक तो हो गया एक्रोसोम और एक हो गया यहाँ पे केंद्रक। शुक्राणु का जो शीर्ष होता है, शुक्राणु का शीर्ष एक टोपीनुमा संरचना के रूप में, टोपीनुमा संरचना के रूप में उपस्थित होता है। इस टोपीनुमा जो संरचना होती है, इस संरचना को क्या कहेंगे, एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम एक्रोसोमल झिल्ली द्वारा, एक्रोसोमल झिल्ली द्वारा ढका रहता है। एक्रोसोम किसके द्वारा ढका रहता है, एक्रोसोमल झिल्ली के द्वारा ढका रहता है। निर्माण की बात करते हैं, एक्रोसोम का निर्माण यहाँ पे गोल्जी काय की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है, गोल्जी काय से। गोल्जी काय यहाँ पे कोशिका का एक कोशिकांग होता है जिसके द्वारा यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है, शुक्राणु के एक्रोसोम भाग का निर्माण होता है। इसके बाद में देखना, जो एक्रोसोम है इसके द्वारा स्पर्म लाइसिन एंजाइम का स्रावण किया जाता है। देखो, यहाँ पे शुक्राणु के शीर्ष भाग या फिर एक्रोसोम के द्वारा स्पर्म लाइसिन एंजाइम का स्रावण किया जाता है, और ये जो एंजाइम होता है ये अंडाणु की भित्ति को गलाने का कार्य करता है। देखो, स्पर्म लाइसिन एंजाइम है जो कि अंडाणु की भित्ति को गलाने का कार्य करता है। इसके अलावा यहाँ पर मानव की बात करते हैं तो मानव का जो एक्रोसोम वाला भाग है इसके अंदर होलोराइनिडेज
होलुराइनिडेज एंजाइम पाया जाता है जो कि अंडाणु की भित्ति को गलाने का कार्य करता है। देखो दो चीज़ें आ रही है, एक तो है स्पर्म लाइसिन और दूसरा है होलुराइनिडेज। स्पर्म लाइसिन यहाँ पर अंडाणु की भित्ति को गलाने का कार्य करता है। अब सभी मानव के अलावा सभी जो जंतु होते हैं उनके अंदर जो स्पर्म लाइसिन है ये अंडाणु की भित्ति को गलाने का कार्य कर रहा है, लेकिन मानव के अंदर यहाँ पे अंडाणु की भित्ति को गलाने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? होलुराइनिडेज एंजाइम करता है, जो कि स्पर्म लाइसिन एंजाइम का क्या है, यहाँ पे एक बहुलक माना गया है। इसके बाद में नंबर 2 पे आता है सिर के अंदर केंद्रक। देखो एक्रोसोम के नीचे की ओर, एक्रोसोम के नीचे की ओर पाया जाता है, और जो शुक्राणु है शुक्राणु के सिर का अधिकांश जो भाग होता है, अधिकांश भाग ये किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? केंद्र के द्वारा। इधर देखना, जो एक्रोसोम के नीचे का जो भाग है वो कौन सा है? केंद्र का। और ये शुक्राणु के जो सिर है उसका ये अधिकांश भाग बनाने का कार्य करता है। यहाँ पर केंद्रक में क्रोमेटिन उपस्थित होती है जो कि आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। देखो केंद्रक एक्रोसोम के नीचे है, सिर का अधिकांश भाग बनाता है। यहाँ पे क्रोमेटिन उपस्थित है जो कि आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित करता है। इसके अलावा केंद्रक की जो संरचना होती है ये बहुकोणीय होती है। यहाँ पर जो सिर वाला भाग है इसकी संरचना की बात कर रहा था कि इसकी जो संरचना है ये किस प्रकार की होती है? बहुकोणीय। अब सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पे गिरवा। देखो सिर और पूंछ, सिर व पूंछ के मध्य एक छोटी गिरवा उपस्थित होती है जो कि इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। देखो सिर और गिरवा वाला भाग है, इन दोनों के मध्य क्या पाई जाती है? एक छोटी पूंछ जो कि इन दोनों को यहाँ पर जोड़ने का कार्य करती है। इस गिरवा के अंदर 2 तारक केंद्रक उपस्थित होते हैं। कितने तारक केंद्रक पाए जाते हैं? 2 तारक केंद्रक उपस्थित होते हैं जिन्हें क्रमशः समीपस्थ और दूरस्थ तारक केंद्रक के नाम से जाना जाता है। देखो जो गिरवा वाला भाग है सिर और पूंछ के मध्य उपस्थित होता है, इस भाग के अंदर 2 तारक केंद्रक पाए जाते हैं। ये जो तारक केंद्रक है यहाँ पर समीपस्थ व दूरस्थ तारक केंद्रक के नाम से जाने जाते हैं। समीपस्थ जो तारक केंद्रक है, समीपस्थ तारक केंद्रक यहाँ पर निषेचन के पश्चात जाइगोट में या फिर जो युग्मनज होता है उसमें विदलन की क्रिया को प्रेरित करता है। विदलन की जो क्रिया होती है उसको प्रेरित करने का कार्य करता है। देखो समीपस्थ तारक केंद्रक निषेचन के पश्चात जाइगोट में विदलन की क्रिया को प्रेरित करने का कार्य करता है। इसके अलावा जो दूरस्थ तारक केंद्रक होता है, दूरस्थ तारक केंद्रक ये शुक्राणु की पूंछ का अक्षीय तंत्र बनाता है। अक्षीय तंत्र का क्या कर रहा है? यहाँ पे निर्माण करता है। देखो सेकंड भाग है यहाँ पे गिरवा सिर और पूंछ के मध्य एक छोटी संरचना के रूप में उपस्थित है। यहाँ पर 2 तारक केंद्रक उपस्थित होते हैं।
जिनमें एक होता है समीपस्थ और दूसरा होता है दूरस्थ तारक केंद्रक। समीपस्थ तारक केंद्रक निषेचन के पश्चात जाइगोट में विदलन की क्रिया को प्रेरित करता है, जबकि जो दूरस्थ तारक केंद्रक है ये शुक्राणु की पूंछ का अक्षीय तंत्र का निर्माण करता है। तीसरा भाग आता है यहाँ पे पूंछ। इसके भी दो भाग बताए थे, एक बताया था यहाँ पे मध्य खंड और दूसरा था इसमें अंतस्थ खंड। देखो मध्य खंड यहाँ पर गिरवा से सटा हुआ भाग होता है जो कि अक्षीय तंत्र के द्वारा निर्मित होता है। इस खंड के अंदर यहाँ पर अनेक माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं और यहाँ पर किस क्रम में उपस्थित है? सर्पिल क्रम में। देखो मध्य खंड में यहाँ पर अक्षीय तंत्र के चारों ओर अनेक माइटोकॉन्ड्रिया एक सर्पिल क्रम के अंदर उपस्थित होते हैं और इस प्रकार निर्मित जो संरचना होती है उस संरचना को निबेन कर्ण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? निबेन कर्ण के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इन माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कोशिका द्रव्य की पतली परत पाई जाती है और कोशिका द्रव्य की इस पतली परत को मैनचेट के नाम से जाना जाता है। देखो मध्य खंड के अंदर क्या होता है कि जो शुक्राणु का जो अक्षीय तंत्र होता है उसके चारों ओर अनेक माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं सर्पिल क्रम में, और सर्पिल क्रम में उपस्थित होकर के ये किसका निर्माण कर रहे हैं? निबेन कर्ण का निर्माण करते हैं। इसी में आता है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कोशिका द्रव्य की एक पतली परत पाई जाती है। उस परत को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे मैनचेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति ये प्रदर्शित करती है कि जो शुक्राणु के अंदर जो गति होती है, गति के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी ये किसके द्वारा प्रदान की जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रदान की जाती है। शुक्राणु में उपस्थित जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये शुक्राणु की गति से संबंधित होते हैं। गति के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। फिर आता है इसमें अंतस्थ खंड। शुक्राणु का जो अंतिम खंड होता है, अंतिम भाग, उस भाग को क्या बोलते हैं? अंतस्थ खंड कहते हैं। और ये जो भाग होता है ये शुक्राणु में तरंगित गति प्रदान करने का कार्य करता है, या फिर शुक्राणु को माध्यम के अंदर तरंगित गति करवाने का कार्य इस अंतस्थ खंड के द्वारा की जाती है या फिर किया जाता है। देखो शुक्राणु की संरचना 3 भाग है, सिर, गिरवा और पूंछ। सिर को यहाँ पर 2 भागों में एक्रोसोम और केंद्रक के अंदर डिवाइड किया गया है। स्तनधारियों में यहाँ पर सिर की जो संरचना है उनमें भिन्नता हो सकती है, लेकिन सिर के अंदर जो कार्य है वो क्या होते हैं? यहाँ पर सम्मान होते हैं, क्रियात्मक रूप से क्या होते हैं? सम्मान। एक्रोसोम शीर्ष भाग है, टोपीनुमा संरचना के रूप में उपस्थित होता है। इसके अलावा इसके ऊपर एक्रोसोमल झिल्ली द्वारा ये ढका रहता है। इस एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी इकाई की सहायता से होता है। इसके अलावा इसमें स्पर्म लाइसिन एंजाइम का स्रावण किया जाता है जो कि अंडाणु की भित्ति को गलाने का कार्य करता है। मानव की बात करेंगे तो मानव के अंदर स्पर्म लाइसिन के स्थान पर होलोराइनिडेज एंजाइम उपस्थित है जो अंडाणु की भित्ति को गलाने का कार्य करता है। एक्रोसोम के जो इसके अलावा सेकंड आता है इसमें केंद्रक। एक्रोसोम के नीचे की ओर केंद्रक उपस्थित होता है जो कि यहाँ पर शुक्राणु के सिर का अधिकांश भाग बनाने का कार्य करता है। इसके अंदर
क्रोमेटिन उपस्थित होती है जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। फिर आता है इसमें सेकेंड नंबर पे गिरवा। सिर और पूंछ के मध्य एक छोटी गिरवा उपस्थित होती है जिसके अंदर 2 तारक केंद्रक उपस्थित होते हैं। इन तारक केंद्रकों को समीपस्थ और दूरस्थ तारक केंद्रक के नाम से जाना जाता है। समीपस्थ जो तारक केंद्रक है ये यहाँ पर कार्य क्या करता है, जब निषेचन की क्रिया हो जाती है और युग्मनज का निर्माण हो जाता है उस वक्त ये जायगोट के अंदर विदलन की क्रिया को प्रेरित करने का कार्य करता है। जबकि दूरस्थ जो तारक केंद्रक है ये शुक्राणु की पूंछ के अंदर अक्षीय तंत्र का निर्माण करता है। फिर आता है इसके अंदर आगे पूंछ के भी 2 भाग बताए हैं, एक है मध्य खंड और एक आता है इसके अंदर अंतस्थ खंड। मध्य खंड, यहाँ पर मध्य खंड के अंदर जो अक्षीय तंतु होता है इसके चारों ओर अनेक क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं और ये किस क्रम में पाए जाते हैं, सर्पिल क्रम के अंदर उपस्थित होते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया की इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, निबेन करण के नाम से जाना जाता है। ये वाली संरचना हो गई यहाँ पे निबेन करण। इसके अलावा यहाँ पर उपस्थित जो जीव द्रव्य है या कोशिका द्रव्य की पतली परत है, उस पतली परत को किस नाम से जाना जाता है, मैनचेट के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर कार्य क्या करते हैं, जो शुक्राणु होते हैं उनको गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। फिर आता है इसमें अंतस्थ खंड, ये अंतिम भाग होता है और शुक्राणु को किसी भी माध्यम के अंदर तरंगित गति प्रदान करने का कार्य करता है। अब देखना डायग्राम में, ये हो गया यहाँ पे शुक्राणु का एक्रोसोम भाग हो गया, टोपिनोमा भाग है, ये हो गया इसका केंद्रक, यहाँ पे ये होगी इसकी गिरवा वाला भाग हो गया। इस भाग के अंदर 2 तारक केंद्रक उपस्थित है, एक है समीपस्थ और दूसरा आता है इसमें दूरस्थ तारक केंद्रक। यहाँ पे आपको बताया था समीपस्थ निषेचन के पश्चात विदलन की क्रिया प्रेरित कर रहा है और दूरस्थ यहाँ पे अक्षीय तंत्र का निर्माण कर रहा है। जो बीच वाला भाग है इसे अक्षीय तंत्र के नाम से जाना जाता है। इस अक्षीय तंत्र के चारों ओर देखो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एक सर्पिल क्रम के अंदर व्यवस्थित होते हैं। इस सर्पिल क्रम को क्या बोलते हैं, निबेन करण के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कोशिका द्रव्य की एक पतली परत है जिसे किस नाम से जाना जाता है, मैनचेट के नाम से जाना जाता है। और फिर आता है इसके अंदर अंतिम भाग, ये वाला जो भाग है इसे अंतस्थ खंड के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे ये शुक्राणु को तरंगित गति प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा देखना, शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है या फिर शुक्र जनन की जो क्रिया होती है उसके अंदर 72 घंटे का समय लगता है। शुक्राणु जनन की जो क्रिया है उसके अंदर कितना समय लगता है, 72 घंटे का समय। इसके अलावा नर द्वारा एक बार संभोग करने या फिर मैथुन करने के पश्चात यहाँ पर मादा की योनि में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु छोड़े जाते हैं या फिर स्खलित किए जाते हैं। देखो, शुक्र जनन की क्रिया में 72 घंटे का समय लगता है और संभोग या मैथुन के दौरान एक बार में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु यहाँ पर योनि के अंदर स्खलित किए जाते हैं। तो ये था आपका यहाँ पे युग्मक जनन के अंदर शुक्राणु जनन की क्रिया। शुक्र जनन की क्रिया के अंदर शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके अलावा किस प्रकार से हार्मोन का उसके ऊपर नियंत्रण होता है और जो शुक्राणु है उसकी संरचना।